हेलो साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार के अंदर। फटाफट से सभी दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए। फिक्स अपनी 6 बज चुकी है और अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। आप सभी को पता है अपने मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है दोस्तों। जो आज का मॉडल पेपर नंबर कौन सा है दोस्तों? 3 नंबर मॉडल पेपर आज हम करने वाले हैं। जिन्होंने दोस्तों 2 मॉडल पेपर पिछले नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो पहले जाके उनको देख लीजिएगा पहले, ठीक है? उसके बाद इनको देखिएगा। आप सभी को बता दूँ जो स्टूडेंट नए हैं, एक बार मैं थोड़ी-सी इसकी एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ। एक आप खाली नोटबुक लगा लीजिए दोस्तों, जो खाली नोटबुक है उसको लगा लीजिए दोस्तों। और हमेशा 6 बजे मॉडल पेपर होगा जिसके अंदर हम साइंस, जीके, मैथ और आपका जो बी पार्ट है दोस्तों, वो भी साथ में रहेगा। पूरा का पूरा मॉडल पेपर मान लीजिए। और दोस्तों इसके अंदर लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 इंटू 5 करके 150 प्रश्न मानिए, ठीक है? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के अंदर 5 से 7 10 क्वेश्चन करवाता हूँ। उन चीजों को साथ में नोट डाउन करना दोस्तों। ये आने वाले दिनों के अंदर जिस दिन ये 20 मॉडल पेपर हो जाएंगे ना, उस दिन आप देख लेना, 20वीं क्लास हो ना, उस दिन आप देख लेना कि इस क्लास के कितना दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का दोस्तों, राजस्थान से कितने स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है दोस्तों? यानी जो यूनेस्को के अंदर विश्व धरोहर सूची के अंदर कितने स्थान है वो शामिल है? 6, 7, 8 या 9? कितने हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अपने कमेंट दोस्तों आंसर आने चाहिए सारे स्टूडेंट का। चलो, यूनेस्को के अंदर दोस्तों 9 स्थल अपने राजस्थान के शामिल है। तो आपको याद होना चाहिए कौन-कौन से 9 स्थल है दोस्तों। मैं 1 नंबर से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से दोस्तों। 9 स्थल। चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़ का किला दोस्तों, चित्तौड़ का किला, ये भी शामिल है दोस्तों। थोड़ा-सा 1 मिनट, थोड़ा-सा चलिए। 2 नंबर आपका रहेगा कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ किला दोस्तों, कुंभलगढ़ किला। कई बार पूछ लेता है इनमें से कौन सा नहीं है, तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए। तीसरा होगा रणथंभौर का किला, रणथंभौर किला। ये कहां पर है? स्वयं माधोपुर के अंदर है दोस्तों, ठीक है। चौथा, गागरोन किला, गागरोन किला दोस्तों कहां पर है? झालावाड़ के अंदर दोस्तों, ठीक है, झालावाड़। और पांचवा दोस्तों हो जाएगा आपका आमेर, आमेर का किला। ये भी दोस्तों जयपुर के अंदर है। छठा हो जाएगा दोस्तों आपका जैसलमेर किला, जैसलमेर किला। सातवां स्थान हो जाएगा दोस्तों केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों ये कहां पर है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर दोस्तों, ठीक है, ये भी याद रखना। आठवां हो जाएगा दोस्तों आपका जंतर मंतर। ये कहां पर है? जयपुर के अंदर। और नौवां हो जाएगा दोस्तों आपका, एक कौन सा बचेगा? हाँ, जयपुर धरोहर स्थल, जो जयपुर की धरोहर है ना स्थल, उनको शामिल किया गया है। अब ये कब कब की गई थी दोस्तों? ये आपके जैसलमेर किले तक तो यानी दोस्तों 6 तो दोस्तों एक साथ ही शामिल की गई थी 2013 के अंदर। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों 1985 के अंदर शामिल कर लिया था, ठीक है। जंतर मंतर को दोस्तों किया था 2010 के अंदर। और लेटेस्ट अपना जयपुर धरोहर स्थल है वो है 2019 का, ठीक है। ये है दोस्तों आपकी, याद कर लेना दोस्तों, एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है आपसे। पूछे पुराना कौन सा है तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, और नवीनतम पूछे तो जयपुर धरोहर स्थल, ये नवीनतम है दोस्तों, ठीक है। ये कौन करता है? यूनेस्को करता है दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? ये एक दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस, और पेरिस कहां पर है? फ्रांस के अंदर दोस्तों। कहां पर है? फ्रांस के अंदर। और ये एक सांस्कृतिक संगठन है जो अपना बढ़ावा देने के लिए अपने संयुक्त राष्ट्र और शैक्षिक वैज्ञानिक जो सांस्कृतिक संगठन है, बढ़ावा देता है दोस्तों यहाँ पर पर्यटन को, ठीक है। चीजें आपको याद हो चुकी है ना दोस्तों। चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, गागरोन, आमेर, जैसलमेर, केवला देव, जंतर मंतर, जयपुर धरोहर स्थान, 9 तो स्थान है दोस्तों। कई बार पूछ लेता है इनमें से कौन सा शामिल है या कौन सा नहीं है दोस्तों, तो आपको याद होने चाहिए। टोटल है 9 आपके,
ये होती है दोस्तों बेसिक जानकारी। मैं केवल आंसर करा के आगे चला जाता दोस्तों, आपके पास बुक पड़ी है ना, वहां से आप कर सकते हो, लेकिन ये बुक्स के अंदर ये जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक साथ नहीं मिलेगी, बुक के अंदर है लेकिन एक साथ नहीं मिलेगी, क्वेश्चनों को जोड़ के दोस्तों। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। बाबर की सेना के कमांडर इन चीफ संगर खान किस युद्ध में पराजित हुए दोस्तों? खानवा की लड़ाई, जालोर की लड़ाई, बयाना की लड़ाई या चित्तौड़ की लड़ाई? जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले खानवा की लड़ाई कब होती है दोस्तों? 1527 ईस्वी को। किन के मध्य होती है दोस्तों? एक साइड थे बाबर और दूसरी साइड थे अपने राणा सांगा। इनके मध्य होती है दोस्तों, राणा सांगा के मध्य। जालोर की लड़ाई ये होती है दोस्तों आपकी 1311 ईस्वी को। ठीक है, किसके मध्य होती है? एक के लिख रहा हूं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, और दोस्तों सामने थे कानड़ देव। एक का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, ठीक है ना, कानड़ देव, कानड़ देव दोस्तों। ठीक है, चित्तौड़ की लड़ाई होती है दोस्तों 1321 को, और ये किसकी होती है? एक साइड थे राणा हमीर और दूसरी साइड थे अपने मालदेव, मालदेव के मध्य। मालदेव सोनगरा थे शामिल दोस्तों, सोनगरा। और दोस्तों जो बयाने की लड़ाई है दोस्तों, ये कब होती है जल्दी से बताइए? 16 फरवरी 1527। 16 फरवरी आपकी 1527। किन के मध्य होती है दोस्तों? महाराणा सांगा। ठीक है, महाराणा सांगा इस टाइम दोस्तों बयाने के किले पर दोस्तों कब्जा कर लेते हैं, और राणा सांगा द्वारा दोस्तों मुगलों को बुरी तरीके से हराया जाता है इस लड़ाई के अंदर, बयाने की लड़ाई के अंदर दोस्तों। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच ये लड़ाई होती है, यहाँ पर है ना, बाबर सेना और संगर खान किसके साथ युद्ध करते हैं दोस्तों? पराजित हुए दोस्तों, ये अपने राणा सांगा के साथ दोस्तों लड़ाई करते हैं दोस्तों, हराया गया था राणा सांगा द्वारा मुगलों को पूरी तरीके से दोस्तों। ये हो जाएगा राइट आंसर। चलो, पूरी तरीके से समझ में आ गया ना? 1527 में खानवा की लड़ाई, जालोर की लड़ाई 1311, चित्तौड़ की लड़ाई 1321, बयाना की लड़ाई 16 फरवरी 1527। एग्जैक्ट पूछ सकता है दोस्तों, कई बार पूछ लेता है। मिलान वाले आजकल अधीनस्थ बोर्ड की खासियत है, वो मिलान वाले प्रश्न पूछता है, इसीलिए मैं ये बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। मेरा कोई दोस्तों ऐसा मकसद नहीं है कि आपको फालतू में जानकारी दे दी, इससे आपकी जोड़ जोड़ के जानकारी आपके साथ दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके आप बड़ा सा एक आपके बना लोगे ग्रंथ, और उनको याद करोगे ना दोस्तों, एक मजा ही अलग है। जितना पढ़ाऊं दोस्तों वो पिछला आप रिवीजन करते चलना, ठीक है ना? वैसे मैं रिवीजन भी करा दूंगा दोस्तों मॉडल पेपर का साथ में, ऐसे चिंता मत करना, एक मैराथन क्लास रखेंगे उसके अंदर रिवीजन भी होगा। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। चित्तौड़ की जीत के बाद मेवाड़ में किस मुगल शासक ने सिक्का एलची जारी किया था दोस्तों? शाहजहां, बाबर आजम, अकबर, जहांगीर। प्रत्येक चीज को नोटबुक के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर नोट डाउन कर लेना, नोट कर लेना दोस्तों। प्रत्येक चीज, जो चीज लिखूं, जो बोलूं उसको लिख लेना बस, और कुछ मत करो। याद करवाने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी, बस आपको रजिस्टर के अंदर लिखा होना जरूरी है आपके। चित्तौड़ की जीत के बाद दोस्तों मेवाड़ के किस मुगल शासक ने सिक्का एलची लॉन्च किया था या जारी किया था दोस्तों? ठीक है, वो है अकबर। ठीक है, वो कौन है? अकबर। आपके अकबर ने जारी किया था दोस्तों चित्तौड़ की जीत के बाद। चित्तौड़ के बाद मेवाड़ में एक दोस्तों ये सिक्का जारी करते हैं, मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ जीत के बाद दोस्तों। ठीक है, याद होना चाहिए दोस्तों, आपको कई बार पूछ लेता है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखना है। बाबर की कुछ जानकारी आपके पास है क्या दोस्तों? बताओ बताओ, बाबर की जानकारी है क्या किसके पास? 1483 में जन्म होता दोस्तों इनका, 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है आगरा के अंदर। आपको पता होना चाहिए, आगरा में मृत्यु होती है दोस्तों ये इनकी। जन्म कहाँ पर होता है? उज्बेकिस्तान दोस्तों, उज्बेकिस्तान। सर पहले मृत्यु लिखा रहे हैं, फिर दोस्तों कोई बात नहीं, जो है वो लिख लो बस। जन्म, मृत्यु आगरा के अंदर। जन्म कब होता है? 1483। एग्जैक्ट पूछे तो 14 फरवरी। ठीक है, ये नहीं पूछता, लेकिन मैं थोड़ी याद आ गई इसलिए लिखवा रहा हूँ।
और 26 दिसंबर 1530 को दोस्तों आगरा के अंदर मृत्यु हो जाती है, 1530 के अंदर। ठीक है, ये फालतू में जानकारी है दोस्तों, याद करने की लायक नहीं है, इसलिए मैं इनकी लिखवा नहीं रहा हूँ दोस्तों, या थोड़ी बहुत आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ, तो मेरे पास जितना ज्ञान है वो आपको दे देता हूँ बस। ठीक है, खुश। दोस्तों जहांगीर की, पता है क्या? जहांगीर, बताऊं क्या? मेरे पास कितनी जानकारी है। जहांगीर का जन्म दोस्तों होता है 31 अगस्त 1569 फतेहपुर सीकरी के अंदर होता है। मृत्यु 28 अक्टूबर 1527 राजौरी के अंदर हो जाती है। शासनकाल 3 नवंबर 1605 से अपने कब तक था? 28 अक्टूबर और 1627 तक था। सांझा, सांझा की जानकारी भी है दोस्तों मेरे पास, तो बताता हूँ। इनका जन्म होता है आपके 5 जनवरी और 1592 लाहौर पाकिस्तान के अंदर होता है। और मृत्यु शायद दोस्तों 22 जनवरी को होती है 1666 के अंदर। आगरा फोर्ट था अपना, यहाँ पर आगरा के अंदर। और शासनकाल 1628 से और 1658 के मध्य था ना। एग्जैक्ट डेट शायद आपकी 19 जनवरी 1628 से 31 जुलाई 1658। ये मेरे पास जानकारी है दोस्तों। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 1857 ईस्वी के अंत के समय राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल एचजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बटन, विलियम एडन, कप्तान सवर्स। दोस्तों इस पर श्री श्री 1008 लिख लेना। ठीक है, बहुत बार एग्जामिनर का इस पर्सन ने बहुत ज्यादा प्यार है दोस्तों इस पर्सन से, इसलिए कहता हूं जो जानकारी होती है ना, इसको कोई भी जानकारी छोड़ा मत करो। दोस्तों याद करो, जल्दी से बताइए। इस समय दोस्तों था आपका पैट्रिक लॉरेंस दोस्तों। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस था दोस्तों, गवर्नर जनरल एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल दोस्तों। ठीक है, राजपुताना रेजिडेंस के 1857 की क्रांति के समय आपको गवर्नर जनरल पूछे तो पैट्रिक लॉरेंस थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 15 अक्टूबर को अपने कोटा के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेजर उनके दो बेटों की हत्या कर देते हैं। किसके द्वारा की जाती है? कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताओ, बताओ बताओ जल्दी से। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है दोस्तों? जैसलमेर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा। जल्दी से बताइए। ये पर्सन आपको कहीं से नहीं मिलने वाले दोस्तों, एक जगह नहीं मिलेंगे। वैसे मिल जाएंगे लेकिन एक जगह नहीं मिलेंगे, इतनी आपको विश्वास दिलाता हूँ। कुछ कहते हैं ना सर वहां से कॉपी करते हैं, मैं कॉपी नहीं करता, जो चीज देता हूँ दोस्तों वो याद रखते हो आप। ये सीरीज जिस दिन आपके, मैं कह रहा हूँ जिस दिन 100 मॉडल पेपर हो जाएंगे ना, उस दिन आप याद करोगे सर आपने करवाए थे। बस आप इस सीरीज को प्यार देना खूब, ये सीरीज बंद मत होने देना। आप जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा इस सीरीज को बढ़ावा दूंगा दोस्तों। ठीक है, आजम और जाजम प्रिंट दोस्तों, ये है आपकी चित्तौड़गढ़ की दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध हस्तशिल्प है दोस्तों। कुछ प्रिंट बता देता हूं दोस्तों, मेरा तो बताने के काम है। लिखो दोस्तों बंदेज प्रिंट। कौन सी प्रिंट? बंदेज प्रिंट। कहां की है? ये आपकी जयपुर की। अगले लिखो दोस्तों आप चुंदरी। चुंदरी कहां की है? जोधपुर की। ठीक है, अजरक है, अजरक है, अजरक कहां की है दोस्तों? बाड़मेर। और लहरिया, ये कहां की है? लहरिया प्रिंट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये एक जयपुर की है और दोस्तों एक जिला और है इनके साथ, कौन सा है जल्दी से बताइए। जयपुर व इसके साथ है पाली, लहरिया। और एक कौन सी बच गई? मलिर प्रिंट। मलिर कहां की है दोस्तों? बाड़मेर। और एक है पाव रजाई, पाव रजाई, ये कहां की है दोस्तों प्रिंट? ये जयपुर की। बंदेज जयपुर, चुंदरी जोधपुर, अजरक बाड़मेर, लहरिया जयपुर व पाली की। अपनी जो मलिर है वो बाड़मेर की, पाव रजाई है जयपुर की। ये सारी की सारी प्रिंट आपको याद होनी चाहिए। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषाओं के बीच सेतु का काम करती है दोस्तों? मेवाड़ी, मेवाती, मालवी, पंजाबी दोस्तों, बताओ। मालवी बोली कहां पर बोली जाती है? तो सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछता हूँ। मालवी बोली होगी, पंजाबी होगी दोस्तों, मेवाड़ी होगी दोस्तों, बस मेवाती इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मेवाती दोस्तों बोली कहां पर जाती है? अलवर, भरतपुर और दोस्तों आपका हो जाएगा धौलपुर। इन जिलों के अंदर बोली जाती है, धौलपुर जिले के अंदर। कहां पर बोली जाती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिले के अंदर दोस्तों बोली जाती है। और दोस्तों मेवाती बोली में कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, कुछ पुस्तकें लिखी गई है। किस-किस के दोस्तों मेवाती बोली के अंदर? मैं लिखवा देता हूं दोस्तों, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, इसलिए मैं कोई जानकारी अधूरी नहीं छोड़ता। आप लिखो, मैं कहता हूं जितनी चीजें आपको दूं उतनी चीजों को लिखो बस, और कुछ मत करो आप। एक तो संत चरणदासी का दोस्तों पुस्तक है, संत चरणदासी ने पुस्तक लिखी है, चरणदास जी ने, चरणदास जी ने दोस्तों। एक पुस्तक दोस्तों लाल दास जी ने, किस संत ने? लाल दास जी ने। कौन दास जी? लाल दास जी दोस्तों। और एक थी दयाबाई, और ये और कौन से दोस्तों? सहजोबाई। दो बाई है, दयाबाई और सहजोबाई, सहजोबाई दोस्तों। ठीक है। इन इनके द्वारा इस मेवाती बोली के अंदर ये पुस्तकें लिखी गई है, चरणदास जी के द्वारा, लालदास जी के द्वारा, दयाबाई के और सहजोबाई के द्वारा। और अलवर, भरतपुर और धौलपुर के अंदर ये बोली जाती है। और ये दोस्तों आपकी जो हरियाणवी अचार से मैं लिखता हूँ, हरियाणवी व आपकी जो ब्रज और आपकी मरु भाषा, इनका मिश्रण का कार्य करते दोस्तों, मिश्रण है इनका। ब्रज, मरु भाषा और हरियाणवी बोली, इन सभी का दोस्तों मिश्रण है ये। ठीक है। मेवाड़ी बोली आपको कहां पर बोली जाती है, किसी ने बताया क्या दोस्तों? ये यूडी पे लिख रहा हूं, उदयपुर। और दोस्तों आपके ये उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, और दोस्तों राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा, राजसमंद दोस्तों, और चित्तौड़गढ़। एक जिला हो रहा है दोस्तों, जल्दी से बताओ, चित्तौड़गढ़ के बाद कौन सा? चित्तौड़गढ़ आपके, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, और कौन सा बच गया आपके? याद नहीं आ रहा है। प्रतापगढ़ दोस्तों, हाँ, प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये मेवाड़ी बोली बोली जाती है। मालवी बोली दोस्तों बोली जाती है, वो कहां पर है? कोटा, झालावाड़, और दोस्तों कोटा, झालावाड़, राजसमंद, और दोस्तों आपके राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंदर अपनी मेवाड़ी भी बोली जाती है और मालवी भी बोली जाती है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ के अंदर भी दोनों मिश्रण। राजसमंद में ज्यादातर दोस्तों मिक्स मिश्रण ही है इनमें। पंजाबी, पंजाबी तो सभी को पता है ना, राजस्थान में पूछ रहा हूं, गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, ये प्लस है बीच में दोस्तों। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर आपकी पंजाबी बोली जाती है, और इसका राइट हो जाएगा ये। बस दो चीजें है ना दोस्तों, इनको नोट लिख लेना दोस्तों। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसी चीज आपको कोई भी टीचर नहीं देगा। बस आप बस सपोर्ट करो इस सीरीज को, बस जितने हो सके इस सीरीज को सपोर्ट करना। इस सीरीज को आप ताकत दोगे ना, तो ये सीरीज एक राजस्थान की नंबर 1 सीरीज बनने वाली है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे जंगल की ज्वाला के रूप में जाना जाता है? पलास, ऑर्किड, बांस या रोहिता? यानी जंगल की ज्वाला के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, जल्दी से बताओ। तो सारे ऑप्शन कई दोस्तों हम तो करेंगे, हम तो सारी। रोहिता क्या होता है? मरुसोबा, मरुसोबा। ठीक है। बांस, बांस क्या होता है? आदिवासियों को लोगों का हरा सोना दोस्तों, जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोगों का हरा सोना किसे कहते हैं? बांस को। लोगों का हरा सोना। ठीक है। ऑर्किड क्या होता है दोस्तों? ऑर्किड होता है जंगल की सुंदरता, जंगल की सुंदरता। और पलास होती है दोस्तों जंगल की ज्वाला। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और ये कौन से जिले के अंदर दोस्तों पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी दोस्तों नाक से पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है, कुछ बोलना भी नहीं जा रहा है, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करो बस। राजसमंद जिले के अंदर विशेष तौर पर पाया जाता है। और इस प्लास का वैज्ञानिक नाम पूछे ना, कई बार पूछ रहे, तो जिसमें कोई भी जानकारी अधूरी नहीं छोड़ूंगा, बार बार कह रहा हूं बस। आप कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर आप तो मॉडल पेपर करवा कर रहे हो। अरे मॉडल पेपर आपके पास हजारों बुक पड़ी है, उनसे दे लो मॉडल पेपर जितने देने हैं। ये मॉडल पेपर है, परंतु इसके अंदर वो चीज है जो आपने कहीं नहीं देखी होगी, बस यही कहूंगा।
प्लास प्लास का वैज्ञानिक नाम दोस्तों ब्यूटिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्म। क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्म इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। ब्यूटिया मोनोस्पर्म दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों इसे इसका रंग कैसा होता है प्लास का? लाल और आपका पीला रंग होता है, लाल प्लस पीला, जिसकी वजह से दोस्तों ये जंगल की ज्वाला के समान दोस्तों ये दिखाई देती है। ठीक है? और इसको उपनाम है टेस्सू। यह भी पूछ लेता है कई बार टेस्सू। टेस्सू क्या है? तो ये प्लास का उपनाम है दोस्तों। ठीक है? समझ में आ चुके हैं क्या दोस्तों? कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। चलो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को निम्नलिखित में से किस युद्ध में हराया दोस्तों? सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खातौली का युद्ध या खानवा का युद्ध दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को निम्नलिखित में से किस युद्ध के अंदर हराया था? तो सारी युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। वो था खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध दोस्तों। ठीक है? किस किसके मध्य महाराणा सांगा और दोस्तों किसके बीच हुआ था? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए खातौली का युद्ध कब होता है? 1517 ईस्वी को। ठीक है? जो बूंदी के आसपास जो खातौली में भयंकर एक प्रकार का युद्ध होता है दोस्तों, भयंकर प्रकार का युद्ध कहां पर होता है दोस्तों? आपकी बूंदी के आसपास जो क्षेत्र है वहां पे। ठीक है? सुल्तान को हरा दिया था बुरी तरीके से दोस्तों और युद्ध छोड़कर भाग गया था। और सुल्तान का बेटे को क्या कर लिया था? कैद बनाकर दोस्तों जेल के अंदर डाल दिया था। सुल्तान का बेटा था दोस्तों। ठीक है? चलो, इतनी चीजें दोस्तों। कुछ और क्या बताऊं दोस्तों? क्या बताऊं दोस्तों? जल्दी से बताओ। सारंगपुर का युद्ध दोस्तों ये किसके बीच लड़ा गया था? जल्दी से कमेंट करो, करो करो जल्दी से। अरे बता दो। सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा किसके मध्य? राणा कुंभा व सुल्तान मोहम्मद खिलजी, मोहम्मद खिलजी के मध्य दोस्तों ये लड़ा गया था। ठीक है? ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, कई बार पूछ लेता है इसलिए आपको इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखना है। चलो अगला प्रश्न। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जो चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। कब करवाया जाता है दोस्तों? 1448 के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। इसके अंदर दोस्तों कुल कितनी मंजिल है? 9 मंजिल दोस्तों ये भवन है या महल है दोस्तों या विजय स्तंभ है दोस्तों? 9 मंजिल। इसके अंदर दोस्तों जो नीचे वाला यानी पहली मंजिल पर दोस्तों, फर्स्ट मंजिल पर दोस्तों अपनी जैन देवी है पद्मावती, उसकी छवि चित्र है दोस्तों। किसकी? पद्मावती का चित्र बना हुआ है दोस्तों। ठीक है? और इसे दोस्तों एक और संज्ञा दी जाती है टावर ऑफ फेम के नाम से। टावर ऑफ फेम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों विजय स्तंभ को दोस्तों। और ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ का जो किला है वहां पर है दोस्तों। ठीक है? इसके अंदर एक अंदर बना हुआ है दोस्तों। और इसका दोस्तों निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? ये करवाया गया था राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा 1448 ईस्वी के अंदर दोस्तों इसका निर्माण करवाया जाता है। राणा कुंभा दोस्तों किसके पुत्र? राणा मोकल के पुत्र थे दोस्तों राणा कुंभा। किसके? अरे राणा मोकल के पुत्र थे। राणा मोकल के पुत्र राणा कुंभा दोस्तों। ठीक है? जो 1433 के अंदर दोस्तों बनते हैं चित्तौड़गढ़ के शासक दोस्तों। और इनके द्वारा दोस्तों 3 युद्ध लड़े गए थे दोस्तों। एक तो सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? आप बताओ। सारंगपुर का युद्ध, एक मंडलगढ़ का युद्ध दोस्तों का युद्ध, एक लड़ा गया था बनास का युद्ध, बनास का युद्ध। सारंगपुर बनास दोस्तों ये लड़े गए थे। चलो, एक मिनट थोड़ा सा मोबाइल साइलेंट कर देता हूं दोस्तों। चलो, ये जानकारी आपके पास है। कल परसों या 1 नंबर बड़ौदा के अंदर कीर्ति स्तंभ के बारे में बताया था, उनकी जानकारी कमेंट बॉक्स के अंदर आप जल्दी से मुझे भेजिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स के अंदर कीर्ति स्तंभ के बारे में मेरी पूरी डिटेल दी थी। चलो, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को काला बालक की देवता के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तेजा जी,
पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी। जल्दी से बताओ। रामदेव जी किसके समकालीन थे दोस्तों? मलिनाथ जी के समकालीन थे। ठीक है, मलिनाथ जी के समकालीन थे। और इन्होंने दोस्तों भैरव राक्षस का वध वध करते हैं दोस्तों। भैरव राक्षस है, उसका वध करते हैं दोस्तों, किसके द्वारा? रामदेव जी के द्वारा दोस्तों। और सांप्रदायिक सद्भाव के देवता दोस्तों, यानी सांप्रदायिकता का बढ़ावा देते हैं दोस्तों, सांप्रदायिकता बनाए रखने के लिए दोस्तों। क्या दिक्कत है? लाइट आ रही है, जा रही है? एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत होती है, लाइट आ जाती है ना थोड़ा नेटवर्क में। दायिकता के देवता है दोस्तों, सांप्रदायिकता सद्भावना के देवता है ये रामदेव जी। इन्हें पीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, रामदेव जी को पीर के नाम से। रोणेचारा धनी दोस्तों इसे कहते हैं, रोणेचारा धनी, राधनी। और दोस्तों, और कौन से दोस्तों इनका मेला अपना रोणेचा के अंदर मेला लगता है दोस्तों, रोणेचा। रोणेचा के अंदर इनका मेला लगता है दोस्तों, कब लगता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। रोणेचा जैसलमेर के अंदर। ठीक है। और इनके रेबारी जाति दोस्तों इनकी पूजा करती है ना, यही तो रेबारी जाति तो इसकी थोड़ी करती, पाबूजी की करती है ना रेबारी जाति। हाँ, रेबारी जाति, रेबारी जाति पाबूजी की पूजा करती है, जाति पूजा करती है। ये ऊंट रक्षक देवता है, ऊंट रक्षक देवता, क्योंकि प्लेग रक्षक देवता है दोस्तों ये। प्लेग हो गया। ठीक है। भगवान लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं दोस्तों पाबूजी, ये लक्ष्मण अवतार। अगर डिजिटल बोर्ड हो ना तो मैं पूरी जानकारी दोस्तों इतनी शानदार लिखता, क्योंकि इस पर लिखना थोड़ा कठिन होता है, फिर भी मैं सोचता हूँ कि आपको ऐसा महसूस ना हो। चलो। और ये रायका और रेबारी जाति के दोस्तों लोग देवता है, रायका। ठीक है, रायका लिख लेना। और इनका मंदिर है कोलुमंड जोधपुर, ये अपने अब संगणक भर्ती के अंदर ही पूछा गया है। कोलुमंड, कोलुमंड आपका जोधपुर, वहां पर मंदिर स्थित है इनका। ठीक है। गोगा जी, बताओ बताओ गोगा जी। जहार पीर के नाम से जाना जाता है इन्हें, कि किस पीर से? जहार पीर के नाम से। इनका मंदिर है चूरू। और चूरू कहां पर है? ददरेवा। चूरू के अंदर ददरेवा, सॉरी, ददरेवा कहां पर है? चूरू के अंदर दोस्तों। ठीक है। और इनकी दोस्तों दो जगह, एक तो गोगा मेडी, जहां पर इसे धुरमेड़ी कहते हैं, या धुरेड़ी या धुरमेड़ी कहते हैं। और एक है दोस्तों शीर्ष मेड़ी, वो लोअर हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों। दोनों लिख लेना, मैं थोड़ी सी नई स्लाइड लेकर आपको लिखा देता हूँ। गोगा जी दोस्तों, एक तो इनकी बनी हुई है शीर्ष मेड़ी। शीर्ष मेड़ी कहां पर है दोस्तों? ये तो आपकी है अपने नौहर हनुमानगढ़, नौर हनुमानगढ़ दोस्तों। ठीक है, हनु लिख देता हूं, आप समझ जाना दोस्तों। ठीक है। और एक है इसकी धुर मेड़ी दोस्तों, गोगा जी की धुर मेड़ी, जहां पर धुर गिरा था, सॉरी, धड़ गिरा था सॉरी, धुर मेड़ी, ये आपकी हो जाएगी गुगा मेड़ी। और ये कहां पर है? ददरेवा चूरू के अंदर। कहानियां वगैरह दोस्तों बताने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं सारी लोग देते कहानी बताऊं ना, आपको मजा बहुत आता है, लेकिन मैं अभी टाइम नहीं है इतना। गोगा मेड़ी ददरेवा चूरू के अंदर दोस्तों। ठीक है। चलो, इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाबाला के देवता तेजाजी को जाना जाता है, तेजाजी दोस्तों। तेजाजी का जन्म दोस्तों 1074 ईस्वी को कहां पर होता है? खरनाल नागौर के अंदर। ठीक है। इनके पिताजी ताहड़ जी थे, माता अपने राम कुंवरी दोस्तों। अलग स्लाइड और लेता हूं दोस्तों, जिससे आपके एकदम तेजाजी के बारे में सारी जानकारी आपको नोट डाउन करवा दूं। मेरा मकसद है प्रत्येक चीज आपको ना भूलो, हर चीज आप यहां पर लिख लो। तेजाजी दोस्तों, दोबारा लिखता हूं, जन्म 1074 ईस्वी, कहां पर? जो खरनाल नागौर, नागौर के अंदर, खरनाल नागौर के अंदर दोस्तों। पिताजी का नाम? पिता तहाड़ जी। ठीक है। माता का नाम है दोस्तों राम कंवरी। और पत्नी का नाम जल्दी से बताइए दोस्तों, पत्नी, पत्नी का नाम था पेमल दे। ठीक है। और इन्हें काला बाला के नाम से जाना जाता है, उपनाम है काला बाला के देवता।
वह दोस्तों इन्हें ढोलिया भी कहते हैं, ढोलिया। सांपों के भगवान भी कहते हैं इन्हें। ठीक है। और किसानों की देवता भी कहते हैं, किसानों के देवता। ठीक है। इनकी घोड़ी का नाम था लीलन, लेलन या सिंगारी, सिंगारी या सिंगारी दोस्तों, सिंगारी लिख देता हूँ, सिंगारी जो भी है दोस्तों। तेजा जी के एक प्रमुख दोस्तों थान है दोस्तों, एक कहां पर है, अजमेर जिले के अंदर, सुरसुरा, अजमेर के अंदर। वर्तमान में दोस्तों अजमेर के अंदर जो सुरसुरा है वो ब्यावर के अंदर जिला बन चुका है दोस्तों, वहां पर है सुरसुरा, ब्यावर दोस्तों, ये कर लेना दोस्तों, ब्यावर। ठीक है दोस्तों, ब्यावर के अंदर। और दोस्तों तेजा जी की जो गीत होते हैं उसे तेजा तार कहते हैं दोस्तों। बाहर भतीजी है वो रो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आवाज आ रही है, कोई बात नहीं। तेजा तार, तेजा तार दोस्तों कहते हैं इसके जो गीत होते हैं उनको। और जो इनके भगत होते हैं इनके घोड़ला कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, घोड़ला। और दोस्तों और क्या जानकारी, इनका मेला पर्वतसर नागौर के अंदर लगता है दोस्तों, एक मेला लगता है इनके, पशु मेला, पर्वतसर नागौर का कब लगता है दोस्तों, जो पर्वतसर नागौर जो पशु मेला है दोस्तों, कब लगता है पशु मेला, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक दोस्तों लगता है। ठीक है, सारी जानकारी देती है दोस्तों, इतनी जानकारी कहीं पर आपको मिल जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना दोस्तों। ठीक है। कुछ कहेंगे सर सुरसुरा पर क्या है दोस्तों, सुरसुरा के अंदर दोस्तों यहाँ पर तेजा जी गायों को बचाने के लिए युद्ध करते दोस्तों। और तब दोस्तों गायों की बचाते दोस्तों, युद्ध करके दोस्तों आ रहे थे, तभी दोस्तों सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब भी दोस्तों अपने इनके सर्प के देवता कहते हैं, और जिसके कारण ही काला बाला के देवता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, तोप ढालने का कारखाना राजस्थान में किस दुर्ग के अंदर है दोस्तों, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, तोप ढालने का कारखाना, बताओ बताओ दोस्तों। इतना टाइम थोड़ी लगता है दोस्तों कोई चीज बताने में। वह जयगढ़ किले के अंदर है दोस्तों, जयगढ़ किले के अंदर दोस्तों। ठीक है, जयगढ़ किला कहां पर है दोस्तों, बताओ बताओ जल्दी से, जयगढ़ किला कहां पर है, जयपुर के अंदर ही है क्या, जयपुर के अंदर है तो बता दो, और कहीं तो बता दो आप। इसका निर्माण कब होता है दोस्तों, 1726 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण होता है, किसके द्वारा, जय सिंह सेकंड के द्वारा निर्माण होता है, ना कि फर्स्ट के द्वारा दोस्तों, जय सिंह सेकंड है, इनके द्वारा दोस्तों इसका निर्माण होता है। और यहाँ पर जय वाना तोप रखी गई है दोस्तों, जय वाना, जय बाण तोप, सॉरी सॉरी सॉरी, जय बाण तोप यहाँ पर रखी गई है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और इसी दुर्ग के अंदर ही बनाई गई थी, और इसके बड़े बड़े पहिए हैं दोस्तों, वो बाहर एक बार ही चलाई गई थी, सिर्फ एक बार। चलो, एक नाहरगढ़ किला दोस्तों, इसकी चर्चा कर लेते हैं। नाहरगढ़ किला कहां पर है, जयपुर के अंदर ही है। ठीक है, इसका निर्माण दोस्तों कब होता है, 1734 ईस्वी को, किसके द्वारा, जय सिंह के द्वारा। तो सवाई जय सिंह दोस्तों इसके द्वारा निर्माण करवाया जाता है, सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण होता है दोस्तों। लोहागढ़ किला ये आपके भरतपुर के अंदर है, लोहागढ़ किला भरतपुर। और ये जाट शासक थे सूरजमल, उनके द्वारा, किसके द्वारा, जाट शासक सूरजमल के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था, मल के द्वारा निर्माण दोस्तों लोहागढ़ किले का। और एक जूनागढ़, जूनागढ़ दोस्तों अपने बीकानेर के अंदर है, इसका निर्माण रायसी के द्वारा करवाया गया था, रायसी के द्वारा। ठीक है, चलो सारी चीजें हो गई, और इसका राइट ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा, राजस्थान में भगत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, स्वामी रामदेव, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, या गोविंद गुरु, बताओ। दोस्तों ये किया गया था आपके गोविंद गुरु है क्या इसका राइट आंसर ना, गोविंद गुरु भगत आंदोलन, इसमें गोविंद गुरु था इसका।
इनके द्वारा संत सभा की स्थापना की जाती है। हाँ, इस गोविंद गुरु ये है, ठीक है। गोविंद गुरु के द्वारा दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया था भगत आंदोलन का दोस्तों। गोविंद गुरु के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे देता हूँ दोस्तों। गोविंद गुरु, इनका दोस्तों गोविंद गुरु के द्वारा दोस्तों भील समुदाय के विकास के लिए, किसके लिए? भील समुदाय विकास के लिए, भील समुदाय विकास के लिए दोस्तों इनके द्वारा संत सभा की स्थापना की जाती है। संत सभा की स्थापना की जाती है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये अपना आंदोलन ये मेवाड़, दुर्गापुरा, मेवाड़, दुर्गापुरा, गुजरात और विजयनगर, विजयनगर और दोस्तों मालवा, इन क्षेत्रों के अंदर होता है ये, ठीक है। गोविंद गुरु का जन्म दोस्तों बंजारा परिवार के अंदर होता है। बंजारा परिवार के अंदर दोस्तों, ये भी आपको जानकारी याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। सारी चीजें बताई है, बस आपको नोट डाउन करना है। बस बार बार कहता हूँ, मेरी चीजों में अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स के अंदर खुला है दोस्तों। किसी टीचर इतनी दोस्तों मेहनत करके आपके सामने आ जाए ना दोस्तों, इतनी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बता देना। ये मॉडल पेपर नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, ये रामबाण है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और जिस दिन 100 मॉडल पेपर का मेरा टारगेट है, जिस दिन 100 मॉडल पेपर हो जाएंगे उस दिन आपके दोस्तों एग्जाम पार है आपका बस। लेकिन आप इस मॉडल पेपर को बंद मत होने देना, मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। चलो दोस्तों, बाहर थोड़ा आपकी आवाज बाहर की आ जा रही है, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों, कोई बात नहीं। छोटे बच्चे होते हैं वो प्रकार के करते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों। ये आ चुका है जलवायु से संबंधित दोस्तों। थार्नवेट के अनुसार ईएडी जलवायु निम्नलिखित जलवायु सम्मान है दोस्तों। अर्धशुष्क जलवायु, मिश्रित जलवायु, रेगिस्तानी जलवायु या उपभौम जलवायु दोस्तों। जल्दी से बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। थार्नवेट के अनुसार दोस्तों अलग अलग जलवायु वर्गीकरण किया गया दोस्तों। अलग अलग जलवायु वर्गीकरण दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। ये आपकी ईएडी जलवायु है दोस्तों। ईएडी में यहां पर लिखता हूं, प्रतीक जलवायु लिखूंगा दोस्तों, ईएडी, ठीक है। ये दोस्तों आपकी गंगानगर, और गंगानगर हो गया, आपकी हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, इन क्षेत्र के अंदर दोस्तों ईएडी जलवायु दोस्तों, ठीक है। ये इनके अंदर नहीं है ना, सॉरी सॉरी गलत लिखा दिया ना। ये यहाँ पर नहीं दोस्तों, एक बार थोड़ा सा आपको दोबारा लिखवा देता हूँ, कई बार थोड़ी सी गलती हो जाती है, कंफ्यूज हो गया था दोस्तों, एक मिनट। ये आपका क्षेत्र अलग है ना, ये एडीए नहीं है दोस्तों, ये डीबीडब्ल्यू सा, डीबी डीबीडब्ल्यू, ये क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। और दोस्तों ईएडी था ना, वो अलग है दोस्तों, ठीक है। कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, जिस वजह से थोड़ी बहुत जानकारी वो मैं यहीं पर सही करवा देता हूँ। जैसलमेर और आपके पश्चिम जोधपुर हो गया, ठीक है। और पश्चिम बीकानेर हो गया, और बाड़मेर, इस क्षेत्र के अंदर। और एक जलवायु थी DAW, ठीक है। ये है आपकी बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर आपकी जोधपुर, चूरू, जालोर, सांचौर, पाली, और कौन सा बच गया, अजमेर, बूंदी, ऐसा मैं लिख देता हूँ स्वयं माधोपुर दोस्तों, इन जिलों के अंदर। और ये किस प्रकार की जलवायु है दोस्तों, ये लिख लेना दोस्तों, अर्ध शुष्क या दोस्तों उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु दोस्तों। किस प्रकार की है? अर्ध शुष्क। मैं इतना लिख देता हूं, अर्ध शुष्क दोस्तों, आप पूरा लिख लेना। अर्ध शुष्क या दोस्तों उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। और डीबीडब्ल्यू दोस्तों ये किस प्रकार की है? ये मध्य तापीय है, या अर्ध शुष्क या मिश्रित जलवायु है। और आपसे मिश्रित ही पूछिए तो मिश्रित जलवायु हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और आपकी ईएडी दोस्तों ये किस प्रकार की है? ये मरुस्थलीय जलवायु है। मरुस्थल वाले जिले दोस्तों मरुस्थलीय जलवायु हो जाएगी। और इस क्षेत्र के दोस्तों कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है, अर्ध रेगिस्तानी वनस्पतियां पाई जाती है, ईएडी यानी मरुस्थलीय जलवायु के अंदर दोस्तों, ठीक है। डीबीडब्ल्यू के अंदर कौन सी दोस्तों?
डीबीडब्ल्यू कांटेदार। और डीएडब्ल्यू के अंदर दोस्तों कौन सी है? अर्ध से जो रेगिस्तानी मरुस्थलीय पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक और कौन सी बच गई दोस्तों अपनी? सी ए डब्ल्यू, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ सी ए डब्ल्यू दोस्तों। इस क्षेत्र के अंदर दोस्तों कौन सा है? इसके अंदर आपकी यूडीपी, उदयपुर, डूंगरपुर और दोस्तों बांसवाड़ा और कोटा, इस क्षेत्र के अंदर दोस्तों ये है आपकी, ठीक है। और यहाँ पर समाना तुल्य प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, ये थार्नवेट के अनुसार है दोस्तों। और दोस्तों आपसे कौन सी पूछे? ई ए डी पूछे ना, ये मरुस्थलीय रेगिस्तानी मिश्रित नहीं, ई ए डी पूछिए तो दोस्तों आपकी हो जाएगी रेगिस्तानी जलवायु। मिश्रित तो ये है ना डीबीडब्ल्यू, रेगिस्तानी पूछे तो मरुस्थलीय ये हो जाएगी रेगिस्तानी जलवायु। चलो अगला प्रश्न दोस्तों, जानकारी जितनी दूं उनको नोट डाउन कर लेना। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के यही बात कह रहा हूं, इसलिए आपको बेफालतू में कभी बात नहीं करता दोस्तों, ठीक है। पोंग बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस बड़ी परियोजना का हिस्सा है दोस्तों? फरक्का बैराज, दामोदर घाटी परियोजना, काकरापार परियोजना, इंदिरा गांधी नहर दोस्तों, किससे संबंधित है दोस्तों? अब सारी बात करो ना दोस्तों, इस प्रश्न में कम से कम 10 मिनट लगा सकता हूं, लेकिन मैं इतना नहीं लगाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम वैसे आगे मॉडल पेपर करेंगे उनके अंदर ज्यादा जानकारी दे दूंगा, ठीक है। इंदिरा गांधी भारत की सबसे लंबी अपनी नहर परियोजना है दोस्तों, आप सभी को पता है। और इसके अंदर सतलज और ब्यास नदियों का संगम पर दोस्तों ये है, ठीक है। और वो इंदिरा गांधी हो जाएगी पोंग बांध से संबंधित, बस इतना ही है, बस और कुछ भी नहीं है। नहर की राजस्थान में मुख्य तौर पर लंबाई पूछी जाए तो 445 किलोमीटर है दोस्तों, 445 किलोमीटर, ठीक है। चलो और कुछ जानकारी देनी है तो बता दो दोस्तों। पोंग बांध कहाँ पर है? जल्दी से बताओ। पोंग बांध, इसे व्यास बांध भी कहते हैं दोस्तों, व्यास बांध भी, इसका पोंग बांध का ही नाम है अलग, व्यास बांध। और ये कहाँ पर है? पंजाब और राजस्थान के मध्य दोस्तों स्थित है। पंजाब हिस्सेदारी है दोस्तों, पंजाब व राजस्थान की हिस्सेदारी है इसके अंदर। और इसके द्वारा दोस्तों सिंचाई और पानी बिजली को प्रबंध का उत्पादन करने के लिए दोस्तों इसका जल भंडारण किया जाता है, यानी सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए और सिंचाई के लिए विशेष तौर पर। फरक्का बांध दोस्तों, फरक्का बैराज दोस्तों, ये कहां पर है? ये तो बहुत दूर पड़ गया ना अपने से। ये दोस्तों 21 अप्रैल 1975 से शुरू हुआ था, ठीक है। और ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य है, संधि होती है उसके तहत भारत व बांग्लादेश। कब दोस्तों? 1996 के अंदर हस्तक्षेप होता है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल के जो मुर्शिदाबाद जिला है उसके अंदर गंगा नदी पर बना हुआ है दोस्तों, गंगा नदी पर दोस्तों ये है, ठीक है। एक दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों, ठीक है, 1948 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना होती है दामोदर घाटी परियोजना की दोस्तों, ठीक है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल को जो बाढ़ के नियंत्रण के लिए ये चलाई गई थी। और एक काकरा पार परियोजना, ये कहां पर है? गुजरात के अंदर और सूरत शहर के पास, ठीक है। तापी नदी पर है दोस्तों, कौन सी नदी पर है? तापी नदी पर, सॉरी दोस्तों, मुंह के अंदर क्या आ गया दोस्तों। तापी नदी के ऊपर बना हुआ है दोस्तों ये। और दोस्तों ये आपकी गुजरात सरकार के द्वारा पूरा वित्त पोषित है दोस्तों, वित्त पोषित है दोस्तों गुजरात सरकार के द्वारा, बस। चलो अगली जानकारी आपके सामने, थोड़ा सा इसे बढ़ा कर लेते हैं। प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ चित्रकला किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली या बिहार शैली? जल्दी से बताइए। कोई बात नहीं, जल्दी से कमेंट करो। अब दोस्तों मुझे जानकारी बताए बिना आगे प्रश्न में जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। टाइम ज्यादा लगे तो कोई बात नहीं, क्लास से 1 घंटे से ज्यादा होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मकसद है 1 घंटे के अंदर दोस्तों करना, लेकिन इतना नहीं पाता है क्योंकि जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई जानकारी छोड़ देता हूँ, वो एग्जाम पूछ लेता है दोस्तों, मुझे बहुत बड़ा धोखा होता है, इसीलिए। मेवाड़ शैली कहाँ की है दोस्तों? जल्दी से बताओ। चावंड, नाथद्वारा और देवगढ़। ओ यूडीपी लिख देता हूँ, उदयपुर को मैं उदयपुर को यूडीपी लिखता तो कई बार आप कंफ्यूज मत होते ना, सांवर। मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली है आपकी जोधपुर, किशनगढ़। मारवाड़ की शैली आपकी किशनगढ़, बीकानेर।
नागौर, पाली और दोस्तों यही है ना? एक हाड़ौती शैली, ये कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बस हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, झालावाड़। और ढूंढाड़ शैली, यह आपकी आमेर, जयपुर, शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, यहां पर दोस्तों। ठीक है। और इसका जो शैली है वो किससे संबंधित हो जाएगी? प्रतिक्रमण चूड़ानी दोस्तों ग्रंथ है वो मेवाड़ शैली से संबंधित हो जाएगा। मेवाड़ शैली दोस्तों इससे संबंधित हो जाएगी दोस्तों। और मेवाड़ शैली की उत्पत्ति दोस्तों कब मानी जाती है? राजस्थानी चित्रकला से मेवाड़ शैली की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है दोस्तों। ठीक है। और महाराणा अमर सिंह और कर्ण सिंह के द्वारा इसका महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। ठीक है। और मेवाड़ चित्र शैली के दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार भी बता देता हूं दोस्तों, ये एग्जामिनर पूछ सकता है। एक तो है नसरुद्दीन, नसरुद्दीन। और दोस्तों एक है मनोहर, और एक है साहिबुद्दीन दोस्तों, साहिबुद्दीन। साहिबुद्दीन लिख लो दोस्तों बस। ये 3 चित्रकार है दोस्तों। ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। सॉरी दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अरावली चोटी से संबंधित जिलों में साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता दोस्तों? प्रश्न तो आ चुका है परंतु सारी चोटियां तो मैं लिखाऊंगा बस। मेरा मकसद है प्रत्येक चीज को एकदम आराम आराम से प्रत्येक चीज को छानबीन करके दूं दोस्तों। मैं पहले लिखा देता हूं दोस्तों। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, गुरु शिखर, सिरोही। ठीक है। एक दोस्तों आपकी दूसरी होगी शेरगढ़, ये भी सिरोही के अंदर दूसरी दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड यही है। उसके बाद लिख लो दिलवाड़ा, या देलवाड़ा भी इसे कहते हैं दोस्तों, दिलवाड़ा, देलवाड़ा। यह भी आपकी सिरोही के अंदर दोस्तों, सिरोही के अंदर दोस्तों। उसके बाद जरगा है ना, जरगा। ये कहां पर है? यूडीपी लिख देता हूं, उदयपुर दोस्तों। अच्चालगढ़, अच्चालगढ़ कहां पर है दोस्तों? सिरोही के अंदर। और आपकी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ ये कहां पर है दोस्तों? कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। और दोस्तों आपकी ऋषिकेश, ऋषिकेश ये कहां पर है? आपकी ऋषिकेश सिरोही के अंदर। और दोस्तों सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ ये कहां पर है? यूडीपी उदयपुर लिख देता हूं। और एक एक आदि और रहेगी दोस्तों, कमलनाथ, कमलनाथ दोस्तों ये कहां पर है? यूडीपी उदयपुर दोस्तों। और एक उदयपुर के अंदर है मकत मगरा दोस्तों, मकत मगरा दोस्तों। ये आपने पहली बार नाम सुना होगा लेकिन ये उदयपुर के अंदर है दोस्तों। ठीक है। आपसे जरगा कहां पर है हमने पढ़ी है, जरगा कहां पर है दोस्तों? मैंने लिखा ही है ना, जरगा उदयपुर के अंदर है, सही है। जयराज, जयराज दोस्तों उदयपुर के अंदर थोड़ी है, जयराज उदयपुर छोटी भी नहीं है जयराज के नाम से। कमलनाथ उदयपुर से, ये ऋषिकेश सिरोही जरगा दोस्तों, ये हो जाएगा राइट आंसर सेकंड दोस्तों। ठीक है। जयराज उदयपुर के अंदर नहीं, इस नाम से कोई चोटी भी नहीं है दोस्तों, इतना भी ध्यान रखो। जयराज है ना, जयराज उदयपुर के अंदर नहीं है दोस्तों, ये अपनी सिरोही के अंदर, सॉरी हाँ उदयपुर के अंदर नहीं है, चोटी तो है सिरोही के अंदर है दोस्तों। लिखा ही नहीं है क्या मैंने जयराज दोस्तों आपको? जयराज नहीं लिखा है ना, कोई बात नहीं, जयराज आपकी सिरोही के अंदर है, तो उदयपुर के अंदर नहीं है। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। राजस्थान के किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। बस अब दोस्तों इतने में जानकारी नहीं दूं दोस्तों, आप कहोगे सर बताई नहीं आपने, लेकिन बस थोड़ी सी जानकारी दूंगा। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, याद रखना, वर्ग किलोमीटर दोस्तों। भारत के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों कितना प्रतिशत है? भारत के क्षेत्रफल का दोस्तों, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है? 10.41% दोस्तों ये रखता है, 10.41%, या 40% भी देखने को मिलता है। ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान, सॉरी राजस्थान और पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है? 1070। और राजस्थान की अन्य राज्यों के साथ दोस्तों, अन्य राज्य के साथ ये लगती है 4,850।
कुल कितनी है? 5,920। टोटल पूछे तो 5,920। ठीक है। और आपसे पूछे सबसे लंबी सीमा तो मध्य प्रदेश के साथ कितने लगती है? 1600 किलोमीटर। न्यूनतम सीमा पंजाब की दोस्तों यहां पर नहीं है, पंजाब 89 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, याद कर लेना, कई बार पूछ लेता है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे लंबी सीमा अपनी जैसलमेर की और कम बीकानेर की। अब तक नवीनतम आंकड़े नहीं है, तब तक दोस्तों यही पढ़ना पड़ेगा आपको। चलो अगला प्रश्न दोस्तों, मूर्ति कला पार्क राजस्थान में निम्नलिखित में से किस महल में स्थित है? जल महल, उमेद भवन महल, सरिस का महल या माधवेंद्र महल? दोस्तों जल्दी से बताइए। दोस्तों प्रश्न बहुत होते हैं, करवाने बहुत टाइम लगता है, परंतु आप कहोगे ना सर वास्तव में आपकी ये सीरीज वाकई सही बता रही है, आपकी एग्जाम के लिए टारगेट थी। मूर्ति कला दोस्तों पार्क किस महल के अंदर दोस्तों? जो है माधवेंद्र महल के अंदर है दोस्तों, माधवेंद्र महल के अंदर दोस्तों ये स्थित है। ठीक है, 2017 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। आपके जो मूर्ति कला पार्क है इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। ठीक है। माधवेंद्र दोस्तों पैलेस, इसकी चर्चा कर लेते हैं। माधवेंद्र पैलेस दोस्तों ये नाहरगढ़ किले के अंदर है दोस्तों। नाहरगढ़, नाहरगढ़ किले के अंदर दोस्तों। नाहरगढ़ जो जयपुर के अंदर है वहां पर स्थित है। नाहरगढ़ जयपुर के अंदर दोस्तों स्थित है ये दोस्तों 1892 के अंदर बनकर तैयार हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और किसके द्वारा? स्वाई माधोसी के द्वारा बनाया जाता है। स्वाई माधोसी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी जुकाम का माहौल है दोस्तों इस टाइम, इस वजह से थोड़ी बहुत तबीयत खराब है। आप एडजस्ट करिएगा दोस्तों, आप भी अपने ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है ना। चलो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ये तो प्रश्न इजी है, मैंने बता दिया है। खातौली का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध दोस्तों, अब तो बात बताना पड़ेगा आपको। अब तो मुझे बेसिक जानकारी के दिए बिना मैं मुझे आगे नहीं बढ़ा ज्यादा दोस्तों। बस बात ये है, क्लास कितनी बढ़ो बस कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक जानकारी दूंगा। जिनको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए दोस्तों। खातौली का युद्ध दोस्तों, मैं यहां पर लिखता हूँ ए, खातौली युद्ध। खातौली युद्ध दोस्तों, खातौलो नहीं, खातौली युद्ध दोस्तों। ठीक है, खातौली युद्ध 1570 के अंदर दोस्तों किसके साथ? इब्राहिम लोदी और मेवाड़ साम्राज्य के थे राणा सांगा उनके दोस्तों। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य दोस्तों, ये याद रखना। इब्राहिम लोधी व राणा सांगा, सांगा के मध्य दोस्तों ये लड़ा जाता है। राणा सांगा ने दोस्तों इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से हरा दिया था। इस टाइम राणा सांगा विजय होते हैं। बी, हल्दी घाटी युद्ध, ये लड़ा जाता है 18 जून, कई बार एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 18 जून 1576 को मेवाड़ के राणा प्रताप, महाराणा प्रताप दोस्तों, प्रताप नहीं महाराणा प्रताप, मेवाड़ के राणा थे दोस्तों। महाराणा प्रताप व मुगल सम्राट के अकबर की सेना थी दोस्तों। अकबर की सेना के मध्य या अकबर के मध्य दोस्तों लड़ा जाता है। ठीक है, चलो एक है सिवाना का युद्ध दोस्तों। सिवाना, सिवाना का युद्ध दोस्तों किस किस के मध्य लड़ा जाता है दोस्तों? सिवाना का युद्ध 1308 के अंदर दिल्ली के सल्तनत के राजा थे एके अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, वह आपके वीर सातल देव चौहान के बीच, देव चौहान के बीच दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी व सातल देव चौहान के बीच लड़ा जाता दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर विजय कौन होते हैं? विजय होते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, एक विजय होते हैं। और इसी दिन दोस्तों अपने जो नाम परिवर्तन है ना, खिजराबाद, सिवाना का नाम बदले खिजराबाद कर देते हैं दोस्तों, खिजराबाद। ठीक है, इसी समय करते हैं दोस्तों। और गागरोन का युद्ध दोस्तों, गागरोन का युद्ध 1519 के अंदर होता है दोस्तों। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, गागरोन का युद्ध 1519 के अंदर। और सांगा और मालवा के सुल्तान थे महमूद खिलजी, सांगा व खिलजी के मध्य दोस्तों लड़ा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर सांगा ने सुल्तान को बुरी तरीके से हरा दिया था। ठीक है, चलो अब दोस्तों खातौली का युद्ध मैंने बता दिया 1517, हल्दी घाटी 1576, सिवाना का युद्ध दोस्तों 1308, गागरोन का युद्ध 1519। बस अब मिलान करके आगे कर लेना दोस्तों। ठीक है, चलो अगला प्रश्न,
मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था दोस्तों? मेयो कॉलेज है, उसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेयो कॉलेज की स्थापना होती है 1875 ईस्वी के अंदर, 1875 के अंदर, ठीक है, स्थापना होती है। और इसके स्थापक है रिचर्ड ब्रोके। रिचर्ड ब्रोके के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों 1869 से लेकर और आपके 1872 के बीच में वॉइसराय भी रह चुके हैं, भारत के वॉइसराय भी रह चुके हैं दोस्तों, रिचर्ड ब्रोके दोस्तों, ये भी याद रखना दोस्तों, ठीक है। इसकी गुणवत्ता शिक्षा या उच्च गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए दोस्तों इनके लिए ये खोला गया था भारत मेयो कॉलेज के अंदर, ठीक है। और दोस्तों ये अपने मूल रूप से जो भारत के अंदर उच्च वर्ग के लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये खोला गया था मेयो कॉलेज दोस्तों, ठीक है, रिचर्ड ब्रोके के द्वारा। चलो, इसकी फोटो अगर मेरे पास होती दोस्तों तो मैं दिखा देता, मुझे अभी मिली नहीं थी बेस्ट फोटो, लेकिन मिलती, कॉपीराइट वगैरह थे दोस्तों, इस वजह से मैंने दिखाई नहीं दोस्तों, ठीक है। आप सर्च करें मेयो कॉलेज दोस्तों, आपको गूगल पे मिल जाएगी फोटो वगैरह। और आप अगर फुल सपोर्ट करोगे दोस्तों, मैं कॉपीराइट वाली फोटो खरीद के दे दूंगा, लेकिन दोस्तों अभी तो इतना सपोर्ट नहीं करो, फिर मैं कैसे दोस्तों फिर खरीद लूँ दोस्तों। 1869 64 नहीं है दोस्तों, 1869 1872। चलो, अब दोस्तों मैथ का पर्सन है, बहुत इजी पर्सन है दोस्तों, बस पढ़ो और करो दोस्तों। मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेता हूँ दोस्तों, बढ़िया और करिए इसको। मैं 1 मिनट भी क्लास के अंदर टाइम नहीं खराब करता आपका दोस्तों। मैं चाहता हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले, बस आपको बिना टाइम खराब किए दोस्तों। बहुत इजी पर्सन दोस्तों, फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ तो दोस्तों, पे मैं कुछ नहीं कर सकता आपका। क्या दे रखा है दोस्तों, पढ़ते हैं इस पर्सन को और करते हैं। ए और बी 2:1 के अनुपात में कमाते हैं और 5:3 में खर्च करते हैं और 4:1 के बचत करते हैं। यदि उनकी कुल मासिक बचत 50,000 रुपए उनकी आयों में अंतर है, तो उनकी आयों में अंतर कितना होगा दोस्तों? चलो, ए व बी की आय कितनी है? 2:1 दोस्तों, ठीक है। दोनों की मासिक बचत दोस्तों, दोनों की मासिक बचत कितनी है? मासिक बचत वो है 50,000 रुपए। और ए व बी की मासिक बचत का दोस्तों औसत अनुपात कितना है दोस्तों? मासिक बचत अनुपात दोस्तों, यानी रेशो कितना है? अनु लिख रहा हूं, अनुपात है दोस्तों, ठीक है, वो है 4:1। बस, अब आपके पास है दोस्तों, कुछ भी मत करना। अब आपके सामने है प्रश्न, 50,000 टोटल है। ए व बी की मासिक, अब इन अनुपात को जोड़ दो, 5 हो रहे हैं, ठीक है, 5 हो रहे हैं या नहीं हो रहे? आपने कहा सर हो रहे हैं 5, तो ठीक है, 5 हो रहे हैं, तो दोस्तों आप पहले ए का निकाल लो। ए का कितना? 50,000 रुपए है टोटल, उनमें से 4 अनुपात में बचा रहा है, टोटल 5 है उनके, तो दोस्तों कितनी बार जा रहा है? 10 बार, तो टोटल आ रहा है 40,000। ए की बचत तो है 40,000 और बी की ऑटोमेटिक 40 में से 10 घटा लोगे तो आपकी 10,000 आ जाएगी दोस्तों। और उस प्रकार करना चाहते हो तो उस प्रकार कर लो दोस्तों, 50,000 1/5 निकाल लो, ठीक है, 10 बार जाएगा, 10,000 बचेंगे, ठीक है। ये तो आ चुकी है बचत इनकी दोस्तों, यानी सेविंग, ठीक है। अब आपके पास दे रखा है क्या क्या? कमा इनकम ये दे रखी है, खर्च ये दे रखा है, और अनुपात बचत का ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ मत करो दोस्तों, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं, थोड़ा सा दोस्तों इसको, ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा क्या? चलो, चलो इस पर्सन को यहाँ पर लाते हैं पहले, ठीक है, यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर करते हैं इस पर्सन को। अब आपको वे का अनुपात दे रखा है, वे का कितना दे रखा है? 5:3, यानी 5x प्लस, अब बचत कितनी है? 40,000 है एक की, ठीक, बटा इसकी कितनी है? 3, खर्च का देख रहा हूं दोस्तों, बता रहा हूं, 3x प्लस वे कितना है, तो वे आ जाएगा आपका 10,000, बी का 10,000 ही तो था। और अनुपात, इनकम का अनुपात है 2:1 दोस्तों, ठीक है। अब कुछ कहेंगे सर ये क्या किया?
देखो ये तो है आपकी कितना खर्च का अनुपात, ये तो खर्च हो गया, ये आपकी बचत हो गई। बचत और खर्च टोटल मिलाओगे तो इनकम ही आएगी, वो इनकम ये दे रखी है। अब आपके पास काटा-पेटी के अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। काटा-पेटी कर लो और आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है? सर मैं काटा-पेटी किया करा थी, बताओ तो सही। तो बता अच्छा दोस्तों वज्र गुणा कर लो और कुछ भी मत करो, वज्र गुणा कर लो इस साइड। वज्र गुणा इस प्रकार होता है ना। अब पहले 5x प्लस 40,000 को इंटू 1 करोगे 40,000 बराबर 3 इंटू 2 6x प्लस 10 इंटू 2 20,000। ठीक है, तो दोस्तों अब 5x माइनस 6x माइनस ये 5x इधर जाएगा तो 1x बचेगा, या x एक एक लिखो या ना लिखो दोस्तों कोई मतलब नहीं है। 40,000 है इस साइड, 4,000 40,000 ही क्या इस साइड जाएगा दोस्तों, यानी 20,000 इस साइड है अपने, पहले मान लो 20,000 और इस साइड जाएगा ये, तो माइनस क्या हो जाएंगे, तो x के बराबर आ जाएगा 20,000 दोस्तों, 40,000 घट जाएंगे इनमें से। ठीक है, 20,000 x के बराबर 20,000 आ गया है। अब आपने यहां पर क्या मानी थी दोस्तों, अरे क्या मानी थी, x की वैल्यू आ चुकी है 20,000। ठीक है, तो 5 इंटू 20,000 करोगे तो कितना आ रहा है, 1,00,000। ठीक है, प्लस 40,000 वो थी, तो 1,40,000 और इसकी मानी थी 3x, तो 3 इंटू 20,000 तो 60,000 प्लस 10,000 70,000। अब अंतर देखा है आपको, अंतर ही पूछा है तो इनका अंतर देखो, ये इनकम है ये भी इनकम, 70,000 का अंतर आ रहा है दोस्तों। अब कुछ कहेंगे सर इससे बेसिक क्या होता है, बेसिक के लिए दोस्तों अभी टाइम नहीं है इतना आपको बताने के लिए दोस्तों, सॉरी ट्रिक के लिए, क्योंकि अभी आप बेसिक पढ़िए, बेसिक पढ़ने के बाद ट्रिक जब जब अप्लाई करते हैं तब दोस्तों आप बेसिक फंडा आपका क्लियर हो। ठीक है, बेसिक तभी बताऊंगा, अभी नहीं बताने वाला दोस्तों। ठीक है, लिख लो आराम से अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, 120 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि अम्ल पानी अनुपात 2:3 करना है तो मिश्रण में कितना पानी लीटर मिलाया जाना चाहिए दोस्तों, जल्दी से बताइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलो इस प्रश्न को नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे दोस्तों, अभी क्लास का टाइम हो चुका है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इस प्रश्न को करेंगे दोस्तों, कोई बात नहीं, इस प्रश्न को अभी छोड़ दीजिए एक बार, थोड़ा टाइम लगेगा इस प्रश्न को करने में। चलो इन प्रश्नों को करिए दोस्तों आप। सोनार में हम निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, किसका उपयोग करते हैं, जल्दी से बताइए। अब सर्वे तरंगे कौन सी होती है दोस्तों, वो होती है 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगे, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे की या कम की तरंगे दोस्तों। ठीक है, सर्वे तरंगे दोस्तों कौन सी होती है, वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 के जड, सॉरी एच जड, जो अपने सुन सकते हैं दोस्तों, ये ध्वनि तरंगे भी कहलाती है ध्वनि तरंगे। और रेडियो तरंगे दोस्तों होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, और पराश्रव्य तरंगे दोस्तों ये कौन सी होती है, ये सोनार होती है दोस्तों, पराश्रव्य तरंगे दोस्तों। ठीक है, ये 20 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे होती है, जिसे हम सुनने में बहुत करते हैं, सुन भी नहीं सकते अपने कान, और ये सुन सकते हैं दोस्तों सर्वे तरंगे। ठीक है, और ये सुन नहीं सकते दोस्तों, ये सुनाई नहीं देती हमें। चलो अगला प्रश्न, यदि एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऋणात्मक है तब प्रतिबिंब होता है दोस्तों आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा दोस्तों, बताओ। ये होता है दोस्तों आपका वास्तविक और उल्टा बनता है इसके अंदर। ठीक है, और दोस्तों बेसिक बताने टाइम थोड़ा हो चुका है क्लास का, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूं दोस्तों। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता निर्भर करती है दोस्तों किस पर, बताइए। धातु के तार के अनुप्रयोग पर, ध्वनि तरंग के आयाम पर, कंपनशील वस्तु के क्षेत्रफल पर, या उपरोक्त सभी पर। कुछ तो कहेंगे सर उपरोक्त सभी, लेकिन उपरोक्त सभी नहीं होती दोस्तों।
यह ध्वनि तरंग के आयाम पर दोस्तों। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कुक्कुट के फाउल बॉक्स एक रोग है जो कारण होता है दोस्तों। बी पार्ट के प्रश्न है अब। ठीक है, जल्दी जल्दी करिएगा, क्लास का टाइम हो चुका है, 1 घंटे से ज्यादा हो चुकी है क्लास। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। कुक्कुट, 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 कुक्कुट। इसका वैज्ञानिक नाम किसी को पता है क्या? गेल्स गेल्स अपने डोमेस्टिक्स कहते हैं इसे दोस्तों। ठीक है। और इसकी दोस्तों अलग अलग नस्लें हैं। एक काम रूपा, एक प्रताधन और रोडे आइलैंड रेड दोस्तों, इस प्रकार की नस्लें हैं। और ये पॉक्स रोग है, ये किससे होता है? विषाणु जनित रोग है दोस्तों। ठीक है, कुक्कुट के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न। नेल्लोर की महत्वपूर्ण नस्ल है दोस्तों किसकी? भेड़ की, बकरी की, गाय की या भैंस की? नेलोर, ये एक भेड़ की नस्ल है दोस्तों। भेड़ का वैज्ञानिक नाम पिछले मॉडल पेपर के अंदर करवाया था, याद है क्या क्या किसी को? ओविस एरिज। ठीक है। और भेड़ की नस्ल है दोस्तों आपकी, एक तो चोखला, चोखला, मगरा, नाली, मारवाड़ी, मालपुरा, सोनाड़ी और पाटनवाड़ी और जालोनी और एक इसरडेल लिख लेना दोस्तों। ठीक है। और ये दोस्तों अपनी नेल्लोर नस्ल है ना, ये मांस प्रकार की, जो मांस के लिए दोस्तों ये विशेष का नस्ल है, मांस नस्ल प्रकार की दोस्तों भेड़ होती है। ठीक है। और ये अपने जो कौन से क्षेत्र, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है ना, एपी, आंध्र प्रदेश वाले, अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश दोस्तों। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर विशेष तौर पर पाई जाती है। अगला प्रश्न। मेमने में पूंछ हटाने को कहा जाता है? नॉकिंग, डॉकिंग, डेटलिंग, डिटेचिंग। बताओ। वो होता है दोस्तों डॉकिंग, डॉकिंग। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक की कुक्कुट रोग है? मुर्गी चेचक, मोनियलिसासिस, रानीखेत या ल्यूसिसिस? कुक्कुट के अंदर दोस्तों अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं दोस्तों। एक होता है परजीवी, जो बाहर से होते हैं, बाहरी। ये होते हैं जू गिरना उसके अंदर, घुन होना, इक्स, ये रोग होते हैं इनसे। एक होते हैं परजीवी के अंदर, ये तो बाहरी। और एक आंतरिक होते हैं परजीवी के अंदर, वो होते हैं राउंड वॉर्म। ठीक है। और कौन से दोस्तों, एक कवक के होते हैं दोस्तों, वो मोनियलिसिस दोस्तों, इस प्रकार के रोग होते हैं। और इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? मोनियलिसिस, ये ना, ये हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न। सूअरों में स्वाइन पेचिस किसके कारण होता है दोस्तों? जल्दी से, विषाणु, कवक, जीवाणु या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। स्वाइन पेचिस दोस्तों एक किस प्रकार का रोग है? ये जीवाणु रोग है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। इसके दोस्तों अपने खून के साथ दस्त आना दोस्तों, खून के दस्त लगना दोस्तों, इस प्रकार के इसके अंदर दोस्तों लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है। और स्वेर का वैज्ञानिक नाम दोस्तों सभी को पता होना चाहिए। सुस स्क्रोपा डोमेस्टिक्स, डोमेस्टिक्स। ठीक है। और इसकी अलग अलग नस्लें हैं दोस्तों। हेम अपना हेम्पशायर हो गई दोस्तों, टेमवर्थ हो गई, वर्कशायर हो गई दोस्तों, मिडिल वाइट हो गई, ये सारी इस प्रकार की नस्लें होती हैं इनकी सूअरों की। अगला प्रश्न। विदेशी नस्ल होती है दोस्तों कौन सी? स्थानीय नस्लों को बढ़ाने या बदलने में अनुमति देती है, सस्ती स्थानीय कीटों पर जो रोगजनकों को प्रतिरोधी, या क्रॉस ब्रीडिंग के लिए उपयोगी दोस्तों? ये क्रॉस ब्रीडिंग के लिए उपयोगी पाई जाती है दोस्तों ये नस्ल। ठीक है। और उदाहरण के लिए चाहिए घोड़े, मवेशी और आपका हो जगह कुत्ते, इसके अंदर दोस्तों विशेष तौर पर पाई जाती है। चलो। बयाने की तारीख से सुखाने की तारीख तक किलो दूध की उपज में क्या कहा जाता है? पहले बयाने की आयु, शुष्क अवधि, दुग्ध उत्पादन या पीक उपज? बताओ बताओ।
वो है दोस्तों आपकी दुग्ध उत्पादन दोस्तों। दूध को उत्पादन अधिक करने के लिए दोस्तों इस प्रकार की क्रिया अपनाई जाती है। और आज की क्लास का लास्ट पर्सन शायद यही होगा दोस्तों, लास्ट पर्सन। क्षारीय फॉस्फेट परीक्षण करने के लिए किया जाता है। टोड दूध, कच्ची दूध, पारस्परिक दूध या डबल टोड दूध दोस्तों, बताओ। परीक्षण करने के लिए वो होता है दोस्तों आपका पारस्परिक दूध दोस्तों, ठीक है। चलो, इतने ही पर्सन है दोस्तों आज की क्लास के अंदर। क्लास कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। मेहनत इतनी कर रहे हैं दोस्तों कि शायद आपको दोस्तों किसी भी भर्ती में आपको बैठने के लिए कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता आपको। मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी आपका सजेशन हो तो वैसे नीचे चल रहे हैं, या दोस्तों बता देता हूँ 830 606 1093 दोस्तों, 8306061093 इन पर मैसेज कर देना। मैं आपको बता देता हूँ इतनी मेहनत दोस्तों शायद ही कोई टीचर कर रहा होगा, क्योंकि दोस्तों मेहनत इसे कहते हैं, हर चीज को एक साथ जोड़ के आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। जिस दिन अपने 100 क्लास 100 मॉडल पेपर हो जाएंगे, आप बस सपोर्ट करोगे तब हो पाएगा ये। और जिस दिन हो गए ना उस दिन आपका सिलेक्शन फाइनल है। बस जितनी चीजें आपको लिखा रहा हूं बस उतनी चीजों को नोट डाउन करते चलना। ये मॉडल पेपर नहीं है, ये खजाना सीरीज है। बस मैंने खजाना सीरीज इसका नाम दिया था दोस्तों, ठीक है, खजाना सीरीज। और इसकी प्लेलिस्ट दोस्तों बनी हुई है, उनको प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना दोस्तों, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दी है, उनको जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों। ये 1 घंटे के अंदर अंदर करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों ट्यूशनों के अंदर इतना सारा मटेरियल देना होता है तो थोड़ा टाइम ऊपर हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखना, प्रत्येक चीज को नोट डाउन करते चलना। और जो पीछे मॉडल पेपर हो चुके हैं उनका रिवीजन जरूर कर लेना दोस्तों। अगर आप सेल्फ से रिवीजन नहीं हो पाता है दोस्तों, मेरी दोबारा क्लास देखना दोस्तों, 2x के अंदर करके देख लेना, 30 मिनट के अंदर क्लास निपट जाएगी आपका, साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। शानदार तरीका बता दिया बस, ठीक है। थैंक यू सो मच। और इसकी पीडीएफ क्लास की थोड़ी देर बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। लाइट नहीं है जिसकी वजह से लैपटॉप बस डिस्चार्ज होने में है दोस्तों, थोड़ा सा चार्ज है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।